और आगे बढ़ते हैं। विभागों का बंटवारा होने के बाद एक बार फिर पीएम मोदी अपने मंत्रियों के साथ देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। और डॉक्टर एस जयशंकर, जिनके पास विदेश मंत्रालय फिर से दिया गया है, निर्मला सीतारमण जो कि फिर से वित्त मंत्री, अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री का यहाँ पर जो भार है वो दे दिया गया है, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं पीयूष गोयल भी वाणिज्य उद्योग मंत्री बने रहेंगे। इस बार बड़ा बदलाव कृषि मंत्रालय में देखने को मिला है। इस बार शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। उधर मनोहर लाल को ऊर्जा विभाग दिया गया है। नितिन गडकरी के साथ 2 राज्य मंत्री रहेंगे, अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री, उन्हें बनाया गया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। किसको कौन सा मंत्रालय मिला है और क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और क्या नाराजगी है, इस पर भी बात करेंगे। तो देश में आपने देखा कि 2024 परिणाम के बाद एक बार फिर से मोदी कैबिनेट बन चुकी है और मोदी कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय और वो मंत्रालय है कानून मंत्रालय। कानून मंत्रालय के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल साहब ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मेघवाल साहब, आपने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करते ही साथ सबसे पहली एक महत्वपूर्ण फाइल पर आपने हस्ताक्षर करी है, क्या संकेत है? देखिए, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी इस देश में बने, इसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, वो हमने ज्वाइन करते ही साइन किए हैं। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपकी सरकार, पिछली सरकार में भी आपको कानून मंत्रालय जैसा अहम पद मिला था। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप पर भरोसा जताया है। ये बात अलग है कि राजस्थान में थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हो गई थी, लेकिन आपको फिर से महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। पिछली सरकार और इस सरकार को कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ गठबंधन के साथी आपके साथ मौजूद हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, 2014, 2019 में भी हमारी एनडीए गवर्नमेंट ही थी और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को 96 से ही हम प्रयास कर रहे थे कि हम एनडीए के साथी दलों के साथ गवर्नमेंट चलाएं, जिसका हमें लाभ मिला 98 में, 99 में भी, और उसके बाद 2014 में, 19 में और अब 24 में भी इसका लाभ मिल रहा है। लोगों के जीवन को सरल बनाना, बहुत सारे कानूनों को आपने खत्म किया है और बहुत सारे ऐसे कानून हैं, या जीवन किस तरीके से सरल हो सकता है, उसमें कानून मंत्रालय का एक बड़ा अहम योगदान होता है। किस तरीके की आपके अगली एक दिशा होगी? देखिए, ईज ऑफ लिविंग और वर्क कल्चर सुधरे, ये नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और हमारे मंत्रालय में भी नेचुरली जब हम ऐसे कंप्लायंस बर्डन कम करेंगे, पुराने कानून जिनकी कोई उपयोगिता अब नहीं है, जब उनको समाप्त हमने किए भी हैं, 1500 से ज़्यादा और भी समाप्त करेंगे। कुछ ऐसे कानून हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, जिनको हमने भारतीय जो परिदृश्य है या भारतीय देशकाल परिस्थिति है उसके अनुरूप हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदले हैं, वो 1 जुलाई से लागू होंगे। इस दिशा में हम वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ये भी हमारा एक एजेंडा पॉइंट है। आपका जो व्यवहार है बड़ा सरल है और सौम्य है और आप तमाम ऐसी विपरीत परिस्थितियां और कठिन परिस्थितियों से भी निकल जाते हैं। जो लोग नहीं मानते उन्हें मना लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं जुडिशरी के साथ सरकार का एक तीखापन रहा है, क्या माना जाए कि कुछ परिवर्तन की उम्मीद है, इस पर आगे बढ़ा जाएगा? कोई टकराव नहीं है जी। जो संविधान ने व्यवस्था दी है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, कोई टकराव नहीं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको नए जिम्मेदारी मिली है कानून मंत्रालय के तौर पर। तो कुल मिलाकर अर्जुन राम मेघवाल ने ज्वाइन कर लिया है। और फिलहाल इतना ही। कैमरामैन के साथ मनोज। तो शुरुआत में जो बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि डिमांड्स है, अलग अलग मंत्रालय विभाग मांगे जा रहे हैं, वो सब अब शांत हो गया है। फिलहाल जिसको जो मंत्रालय मिला है वो उस पर खामोश है।
मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। मनोहर, अब चूंकि विभागों का बंटवारा हो चुका है और आज सुबह से लगातार वो तस्वीरें सामने आई जब मंत्रियों ने जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर जिन जिन मंत्रालयों में बड़े चेहरों को रिपीट किया गया है उसका मतलब क्या है, जिनके विभाग चेंज कर दिए गए हैं उनका मतलब क्या है, जिन चेहरों को रिपीट नहीं किया गया है उनका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जिन चेहरों को रिपीट किया है क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि 100 डेज का एजेंडा है। 100 डेज का इसलिए क्योंकि उन मंत्रालयों में वो लगातार 10 साल 5 साल या 2 साल से वो काम करते आ रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता है और किस तरह से हम स्मूथली उसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि कोई अड़चनें पब्लिक डोमेन में लगातार बातें ये है कि सभी बड़े विभाग अपने पास रख लिए गए हैं, सीसीएस तो अपने ही पास हैं, जो घटक दलों के नेता हैं उन्हें तो बस बहुत ही हल्के मंत्रालय दिए गए हैं। ये पब्लिक डोमेन में लगातार बातें हैं। देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया में लगातार इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन बीजेपी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर हम ये मंत्रालय किसी और को दें कोई, क्योंकि आप देखिए सीसीएस के तहत जो मंत्रालय आते हैं, क्योंकि आपदा की स्थिति हो या सुरक्षा का मामला देश से जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में एन वक्त पे डिसीजन लेने की जरूरत होती है। इसीलिए सीसीएस के तहत जो भी चाहे रक्षा की बात है, वित्त की बात है या फिर हम और दूसरे मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी अपने पास रखी है। और दूसरी बात याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, आप काम पर ध्यान दें और सबको सम्मानजनक जो है सो स्थिति दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए टीडीपी को भी दिया गया है, एक सिविल एविएशन दिया गया है और एक एमओएस दिया गया है। उसी तरह से आप जनता दल यू, चलिए देख लेते हैं पहले किसको क्या मिला है। सहयोगियों की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो जो सीसीएस के मंत्रालय हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। जयंत चौधरी को जो आरएलडी के हैं, 2 सांसद क्या है, स्किल डेवलपमेंट का राज्य मंत्री का प्रभार उनको मिला है। रामदास ठावले आरपीआई के हैं, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से आते हैं, कृषि राज्य मंत्री। सीएस पेमासानी टीडीपी से हैं, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। प्रताप राव जाधव शिवसेना शिंदे गुट के स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री। साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल अपना दल से आती हैं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री इन्हें दिया गया है। और ये जो लिस्ट है घटक दलों के नेताओं की, ये बता रही है कि कोई भी ऐसा भारी मंत्रालय नहीं दिया गया जिसको लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। लेकिन हाँ, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने विभागों के साथ अब काम को आगे बढ़ा रहे हैं और नई ऊर्जा के साथ काम करने की बात पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, जैसा इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, सीसीएस सब अपने पास रखा है, घटक दलों के नेताओं को ऐसे ही मंत्रालय दे दिए गए हैं जो उतना ज्यादा वजनदार है नहीं। शायद आंकड़े भी इशारा कर रहे होंगे कि हाँ, भारी वजनी मंत्रालय जो है वो अपने पास में रखना है, जो पावर है वो अपने हाथ में रखनी है।
हाँ देखिए, एक पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ें लाजमी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है 240 सीटें जीत करके बीजेपी आई है और लगातार ये क्यास लगाए जा रहे थे कि जो घटक दल हैं वो प्रेशर बनाएंगे, दबाव की राजनीति करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का एक अपना अलग तरीका होता है। आज भी कई लोगों से हमने बातचीत की, भले ही वो ऑन कैमरा नहीं बताए, लेकिन उन्होंने ये बात तो ज़रूर कही कि हमें जो है सो विकसित भारत का जो सपना हमने दिखाया, जिसे हम कैसे आगे ले जाएं। जब तक हमारे पास उस तरह के मंत्रालय नहीं आएंगे और दूसरे लोगों को अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो दिक्कत हो सकती है फैसले लेने को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में दिया गया और ये भी कह रहे हैं कि हमने सबको खुश रखा है। याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था जब संसदीय दल की बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप सरकार चलाइए और आप जो कहेंगे उसमें हम मानने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जेडीयू को भी आप देख लीजिए कि जेडीयू के 12 सांसद जीत करके आए हैं, उनको पंचायती राज दिया गया है और उसके बाद एमओएस दिया गया है। जीतन राम मांझी को एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो सबको खुश रखने की कोशिश की गई है। हालांकि लेकिन सवाल ये है कि सबको खुश रखने की कोशिश तो की गई है मनोहर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सब खुश हैं भी या नहीं। देखिए, ये अगर हम कहें तो जरूर कसक तो इस बात की होगी कि हमें जो थमाएगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत दबी जुबान से तो निकलनी शुरू हो गई है कि जो मंत्रालय हमें मिलना चाहिए या हम जो घटक दल जिस तरह से हमारे सांसद जीत करके आए हैं उस तरह से हमें जो है सो भागीदारी उन मंत्रालयों में नहीं मिली है। ये तो कसक जरूर रहेगी सचिन जी, और ये बातें खुल करके सामने भी आ रही है। हालांकि कैमरे के सामने तो लोग नहीं कह रहे हैं, मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी है, लेकिन ये चीजें दिख रही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं और मनोज जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, ये जो बंटवारा हुआ है, विभागों का बंटवारा, हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जिसके एक मंत्री हैं उनको भी कैबिनेट मिला है, जिनके साथ हैं उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है। तो ये एक शुरुआती खटपट शुरू हो चुकी है और बयानबाजी भी इस पर छन छन कर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए अबुल जी, जैसे कल भी मैंने कहा था, और यदि वैसे सैद्धांतिक रूप से देखें तो जब इस तरह के गठबंधन में एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, चाहे कांग्रेस रही या कांग्रेस न भी हो, लेकिन हम बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, उनका एक पूरा लक्ष्य रहता है कि हम राज्यों में जहां हमारा उतना अधिकार नहीं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे पहले तेलंगाना रहा है या महाराष्ट्र है, जहां जहां अपना नहीं है वहां उन्होंने अपने सहयोगी दलों को, और आज से नहीं है, शिवसेना के सभा बने स्पीकर का रोल भी उनको दिया गया था, कभी जो है उनको मुख्यमंत्री पद का रोल दिया गया। तो ऐसे कई राज्यों में, बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, लेकिन वहां किसका संख्या बल ज्यादा, बीजेपी का ज्यादा रहा, पहले भी इस बार भी। ऐसे विभिन्न राज्यों में जहां जहां ऐसा है, जैसे नायडू जी ने, कल भी मैंने आपसे चर्चा की, उन्होंने अपना कहा कि भाई मुझे प्राथमिकता मेरे अपने प्रदेश की सबसे ज्यादा, मुझे यहाँ से क्या ले। तो ये एक सिद्धांत है। वो आप कह, देखिए यू प्रसन्न में तो क्या है कि आज उनके जो सहयोगी हैं, यदि थोड़ा सा कड़वी बात यदि मैं आपको बताऊं, जो कई जो जुड़े हुए लोग होते हैं, सेक्रेटरी कांग्रेस नीति में बहुत बड़े मंत्री थे, बिल्कुल खास थे और बड़ा बाद में वो और बड़े पद पर पहुंचे, तो उनके जो बाहर निकलते थे, सेक्रेटरी कहता था साहब अरे ये जल संसाधन, यहाँ सिंचाई, ये सब इस तरह के मंत्रालय से कब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उनको लगता था कि दूसरे मंत्रालय में जाके उनका आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप लगे बने भ्रष्टाचार के, जब उनको दूसरे मंत्रालय में रहे। तो होता क्या है कि जिनको मलाईदार, जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता, उनको और मीडिया के भी कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, उनकी दलाली बंद हो गई ना, उनको लगता था आप जाकर के ये काम करा देंगे, तो वो सब धंधे बंद करने का जो कोशिश है, इसलिए पिछले 10 वर्षों में कई बड़ी बेचैनी है हर वर्ग में, अफसरों की भी है, किसी लॉबी की भी है, किसी उसकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी, उस पर गड़बड़ हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ गड़बड़ होगी तो पता नहीं चलता, ये भी है। लेकिन इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का प्रयास है जिसपे संतुलन है कि राज्यों में एक बात ये भी तो है ना कि अगर गड़बड़ी होती भी है तो वो उस वक्त पर निकलकर सामने नहीं आती जिस वक्त आप सत्ता में होते हो, ये तो तब निकलकर सामने आती है जब सत्ता परिवर्तन होता है। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसीलिए तो हुआ। लालू यादव का रेल भंडार क्यों आ रहा है? हाँ। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे, फिर मैं शुरू से जब से वो आए अपने पदों पर रहे, लेकिन लालू यादव ने जो किया या इसे और मंत्रियों ने, राजा ने किया, उन्होंने किया, सबके नाम, शिबू सोरेन के समय, नरसिंह राव इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार उसी समय शिबू सोरेन साहब ने किया। जेल भी जाना पड़ा और रिश्वत कांड में अलग फंसे, सांसद अलग फंस गए। तो ये सही है, सत्ता से हटने के बाद तो और भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी अरविंद जी, सुबह में एक बयान सुन रहा था शिवसेना के किसी नेता का, था शिवसेना उद्धव गुट के किसी नेता का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया है, उसको देखकर ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को गुलाम चाहिए, सहयोगी या मित्र नहीं चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि अलायंस के पार्टनर्स में किसी की जुबान बंद नहीं है, सब लोग बोलने को आज़ाद हैं, और जब फैसले हुए हैं तो मेरे ख्याल सहमति से हुए हैं। असहमति बहुत होती तो कोई ज्वाइन नहीं करता, उस किस्म का कोई भी अभी केस नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा अभी सरकार बनते उस तरह के टिप्पणी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो मंत्रालय बटे हैं उसमें बाहर से जो हम देख रहे हैं वो देखने में निश्चित रूप से लगता है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय से घटक दलों को वंचित रखा गया है, उनको अलग रखा गया है। सरकार को एक कंटिन्यूटी भी चाहिए बड़ी पॉलिसीज में खास तौर से, तो वो दबाव रहता है। लेकिन मेरे ख्याल चुनाव के बाद और नई सरकार बनाने के पहले सबसे बड़ा दबाव जनादेश का होता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने क्या मैंडेट दिया है, और लोगों ने इस कंटिन्यूटी को, जिसकी बात इस सरकार से निकल के आ रही है सारे रंग ढंग से, कंटिन्यूटी को वोट नहीं किया है। कंटिन्यूटी पे चेक के लिए वोट किया है, कंटिन्यूटी में कमी की है कि आप जिस तरह से चला रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो इसीलिए 240 मिला है। तो उसको भी, उस मैंडेट को भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था। मेरे ख्याल वो नहीं मिला है। अरविंद सर, इसीलिए चर्चाएं बहुत ज्यादा थी कि भाई बीजेपी 2014-19 की तरह बहुमत में नहीं आ गई है। यहाँ बीजेपी को जरूरत घटक दलों की है, और इस बार एनडीए की सरकार बनी है, यानी घटक दलों के सहयोग से सरकार बनी है। ऐसे में लग रहा था कि शायद हो सकता है कुछ अच्छे मंत्रालय घटक दलों के नेताओं को भी मिल जाएं, लेकिन हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो बड़े मंत्रालय थे, जो वजनी मंत्रालय थे, वो रिपीट कर दिए उन्हीं चेहरों के साथ में। यानी जो बड़े मंत्रालय थे बीजेपी ने सब अपने पास में रखे हैं। मन बहलाने के लिए घटक दलों को अलग अलग विभाग सौंप दिए गए हैं। अभी मनोहर हमारे साथ जुड़े थे जो कह रहे थे ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा नेता भी इस बात को लेकर बात कर रहे हैं, यानी कि अभी ना सही, आने वाले वक्त में हो सकता है नाराजगी खुलकर सामने आए। महाराष्ट्र से तो देखिए खबरें आ ही रही हैं रह रहकर। पिछली सरकार को अगर देखेंगे तो करीब 70 मंत्री थे, और वो 70 में 33 लोग ही वापस आए। इसका मतलब कि उनको जनादेश भी नहीं था और फिर प्रधानमंत्री का भरोसा भी नहीं। दोनों तरफ से उनकी छंटनी हुई है। तो अगर वो छटके इतने ही लोग रह गए 33 तक, तो मेरे ख्याल जो नए आए हैं जिनको मैंडेट मिला है लोगों का, उसमें निश्चित रूप से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन विभागों के हिसाब से, महत्व के हिसाब से मिलना चाहिए था, जो एक दफ़े में नहीं दिखाई देता। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर बड़े नेताओं की सहमति है, क्योंकि कई लेवल की चीज़ें होती है, राज्य सरकार और केंद्र का हिस्सा है, जैसे शिवसेना शिंदे गुट को, उनको अगर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है, तो उसकी भरपाई इधर की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव हुए हैं, फ्रेश मैंडेट है, तो मैंडेट को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको ऊपर रखना चाहिए।